क्वेश्चन नंबर B2 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2। इसमें अपने को दिया हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है और ये सेंटर है, सेमी सर्कुलर डिस्क बन रही है। तो यहाँ से करंट जा रहा है और यहाँ करंट जा रहा है इस तरह से। तो हो क्या रहा है, डी पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी हमारे पास में ये ए सी और ये बी है। ये जो एंगल दिया है 30 डिग्री है और ये जो एंगल है पूरा ये 60 डिग्री एंगल है। इसके साथ में हमें डी पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप इसको इससे मिलाओ, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट ऐसे जा रहा है, आर वेक्टर ऐसा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा। उसी तरह इसकी वजह से देखेंगे, इसका भी देखो परपेंडिकुलर होगा। ये जो एंगल है 90 डिग्री, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो ये जो लेंथ है इसकी, ये बता सकता हूँ मैं लेंथ क्या होगा। ये लेंथ हो जाएगा हमारे पास में 2r sin 30, ये मान लेते हैं r1 है। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2r sin 60, है ना, क्या हो जाएगा sin 60। ये हो गया हमारे पास में r2। ओके, तो चलो करते हैं। पहले ए सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की वजह से नहीं, इसकी वजह से किधर है, बाहर की तरफ है, बी सी। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r1 cos 90 प्लस cos 30, है ना। इसका वजह से बाहर है मैग्नेटिक फील्ड। फिर बी सी बी, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r2 cos 90 प्लस cos 60, इसकी वजह से अंदर है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी ए सी माइनस बी सी बी। निकाल लो डी पॉइंट पर, यही आंसर होगा। R1 R2 मैंने आपको यहाँ बता दिया, है ना, कितना है 2r sin 60 डिग्री, है ना, और ये 2r sin 30 डिग्री, तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में B3, लिख लीजिए इसको। तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था तो आ जाएगा। बस फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। लिख लिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लिख लिया ना। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ लिख लो। हाँ सर, हो गया। अब B3 में इस तरह सिस्टम है, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। देखो, एक स्क्वायर दरअसल ऐसे है, फिर दूसरा स्क्वायर ऐसा है, फिर तीसरा स्क्वायर ऐसा है। जो वायर इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहे हैं। तो मैंने ऐसा बना लिया। तो इसमें करंट क्या कर रहा है, दरअसल ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, इसके साइड लेंथ अपने को दिया हुआ है ए है,
तो यहाँ चाहिए, तो एक वायर का निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसको अंदर लूँगा। इस दूसरे वाले की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए बाई 2। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ, ये डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ, ये बाई 2 तो है, और ये एंगल 45 है, एंगल 45, तो 2 cos 45 डिग्री। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये B1 है, मान लो ये किधर है, अंदर की तरफ है। दूसरा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चारों की वजह से हो गया ना, चारों वायर की वजह से, ये चारों वायर है यहाँ। फिर है B2, तो 4 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, तो यहाँ हो जाएगा 2a बाई 2 और 2 cos 45, ये होगा बाहर की तरफ। फिर नेक्स्ट वाले की तरफ की वजह से, तो 4 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कितना है, तो 3a बाई 2 2 cos 45 डिग्री। इसकी वजह से अंदर है, यानी अंदर अंदर बार, तो b इक्वल टू क्या लिखोगे, B1 माइनस B2 प्लस B3 माइनस B4 प्लस B5 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखो 4 म्यू नॉट आई 2 cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई a बाई 2 को बाहर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 है ना, माइनस 1/4, और ये क्या है, ये ln 2 ही तो है ना। तो 4 से 4 चला गया, ये ऊपर गया तो कितना गया, 4 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, ये 1/√2 ln 2, यानी आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए ln 2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में B5, ये लिख लीजिए आप लोग। मैंने आपको साइक्लोट्रॉन ये करवा दिया ना, हाँ सर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल्स बचा है आपके, बाकी तो सब करवा दिया। एडवांस वाला तो सारा हो गया आपका, मेंस वाला बचा और बोर्ड का बचा है। ठीक है, नेक्स्ट है B5, लिख लीजिए इसको। लिख लिया। हाँ सर।
मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जब इस वाले वायर की बात करें, मान लो 1 वायर की है, 2 वायर है, तो 1 वायर के पास आ गया तो आर की वैल्यू 0 मिलेगी, तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा तो लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वायर की वजह से वो किधर है, वो तो नीचे की तरफ है। यानी जैसे जैसे आते जाएंगे ये दोनों अपोजिट हो ना, देखो इस पॉइंट पर वहां जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास जाते जाएंगे तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट के लिए तो इधर होगी कि नहीं होगी, जो कि बढ़ेगी नहीं, तो और पास जाओगे तो और बढ़ेगी, और इस वायर की वजह से तो वहाँ घटती जाएगी। इसका मतलब जैसे r इक्वल टू 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, इसलिए b क्या हो गया, वहाँ पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि b ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव है यहाँ। उसी तरह अब यहाँ आ जाओ, 1 के यहाँ राइट में जाओ, देखो इस पॉइंट पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, उसकी वजह से भी इधर ही है ना। लेकिन जब पास आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, दूर जाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दिख रहा है मुझे, क्योंकि वैसे ही आप इधर जाओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा अपने को, नीचे मिलेगा ना, तो ये कम होता जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, वो ग्राफ बनाना है और क्या, तो ये ऐसे ग्राफ मिलेंगे अपने को। आया लॉजिक समझ में? हाँ सर। बना लो इसको। क्वेश्चन नंबर B6। हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में B6। एन इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर PQR दिया हुआ है अपने को, PQR ऐसे करंट आ रहा है इसमें, और ये पॉइंट हमारे पास में M है। An infinitely long conductor PQR is bent to form a right angle. A current I flows through PQR. The magnitude of field due to this current at the point M is H1. ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि A है, तो जो QR वायर है इसकी वजह से तो 0 होगा, ये बात हुई थी हमारी, क्योंकि वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो वही है बस, तो वो निकाल लेते हैं कितना होगा। तो यानी H1 हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, किधर है, बाहर की तरफ है, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, नाउ अनदर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग QS, यानी आइडेंटिकल वायर है लेकिन QS यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया। ये कह रहा है कि इससे आई करंट तो सेम ही है, तो आइडेंटिकल वायर है भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसमें करंट क्या हो गया, I/2, इसमें भी करंट क्या हो गया, I/2। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, M पॉइंट पर, ये डिस्टेंस अभी भी A है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर ही है, तो वो हो जाएगा H2 इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, प्लस उसकी वजह से क्या होगा, म्यू नॉट I/2 बाई 4 पाई ए। आ गया आंसर, हो गया। तो H2 इक्वल टू कितना हो गया,
तो 3/2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई ए, वो कह रहा है कि H1/H2 बताओ, तो H1/H2 आ जाएगा 2/3, यही आंसर है, लिख लीजिए। क्योंकि दोनों के लिए पॉइंट क्या है, सेमी इनफाइनाइट हो गया ना, तो क्यू एस के लिए भी सेमी इनफाइनाइट वाला पॉइंट हो गया और पी क्यू के लिए भी हो गया, और क्यू आर की वजह से तो जीरो ही होगा अभी भी। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में C3 C1 भी है। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में C1 C1 में क्या है कि आर्क है ए बी ऑफ लेंथ 2πr, तो यहाँ ये ऐसा दिया हुआ अपने को, इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि d है, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हुआ, तो ये एंगल हो गया 2π माइनस थीटा, यानी d इंटू 2π माइनस थीटा, और ये इक्वल टू कितना है 2πr है, तो मैं यहाँ से d मिल गया, तो 2πr बाई 2π माइनस थीटा, तो लिख लिया, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। C3 ये सोलेनोइड है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ सर हो गया। ये लॉन्ग सोलेनोइड है, इसमें वाइंडिंग हो रही है ऐसे, तो अंदर की तरफ इसने पार्ट दिखाइए हमारे। क्या हुआ? तो ऊपर का हाँ सर बस एक मिनट। हाँ हाँ लिख लीजिए। हो गया? हाँ सर। तो अब ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी उसके रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है, तो हमारे पास दरअसल कॉन्सेप्ट म्यू बाई म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है,
तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो परमिएबिलिटी है मीडियम की वो ये होगी, तो हमारे पास म्यू एन आई, ये बी होगा, यानी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन आई। ये आंसर है, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है C4। लिख लिया? ये वैसा ही जैसे हमने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात किया था। तो परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मीडियम के अंदर ये परमिएबिलिटी होती है म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या दिया हुआ हमारे पास में, एक ऐसा सिस्टम दिया है जो कि जो लूप बन रहा है जिससे करंट क्रॉस करके जा रहा है वो लूप एक प्लेन में नहीं है, जबकि मैंने कहा था कि लूप एक प्लेन में होना चाहिए। तो कैसे करेंगे फिर इसको इस तरह से करेंगे हम लोग। तो हो क्या रहा है कि यहाँ ये एक ऐसा वायर, मतलब ऐसा पाथ है, उसके बाद में ये इस प्लेन में है, वो वर्टिकल प्लेन में, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। यहाँ से करंट आ रहा है और ये इसको क्रॉस करके जा रहा है। ये I1 करंट है, यहाँ से करंट आ रहा है और ये इसको क्रॉस करके जा रहा है, और एक यहाँ से आ रहा है और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ से क्रॉस करके जा रहा है। तो इसने दिया अपने को कि ये A, B, C और D है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ कि जो TUPS उसमें है ना, TUPS प्लेन में जो लूप है उसको मैं बनाऊंगा, पहले कंप्लीट लूप बनाऊंगा कि PQR और S ये है। तो मैं उस लूप को ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि वो उस प्लेन में है, तो उसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं ऐसा। इसको क्रॉस करके कौन कौन से करंट जा रहे हैं, एक तो I1 जा रहा है और एक I3 जा रहा है। मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से I1 प्लस I3 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ मैं जा रहा हूँ कैसे, A to B, B to C और C to A, यानी ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ये फॉर अ क्लोज लूप। तो A B C A B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं हॉरिजॉन्टल लूप का देख रहा हूँ यहाँ, इसको कौन सा करंट को एक तो क्रॉस करके जा रहा है क्योंकि यहाँ से आया था ना, तो ये क्रॉस करके जा रहा है ना, और एक ये, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोग यहाँ से कैसे जा रहे हैं, ये हो गया हमारे पास में ऐसे जा रहे हैं A C D है ना, ये I3 है और ये I1 है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो I2 क्या है यहाँ, पॉजिटिव है। तो लिखेंगे यहाँ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये लिखेंगे A C D A और ये इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट I2 माइनस I3। अब यहाँ ध्यान से देखो, AC इसके केस में A to C आ रहा है, A to C की बात करेंगे, और इस केस में देखो C to A जा रहा है। इसका मतलब जाना ही चाहिए
क्योंकि लूप वैसे थोड़ी ले रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे। हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें चाहिए दरअसल A B C D A। अरे यार क्या कर रहा हूँ, A B C D A। तो हमें चाहिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर A B C D A, और ये इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो म्यू नॉट I1 प्लस I2 चला रहा है, बाकी तो कट जा रहा है, दोनों को मैं ऐड किया उनको। ये किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, यानी इसको क्या लिखोगे आप, देखो इसको लिखोगे A B C A B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस, ये उस लूप के लिए लिख रहा मैंने, ABC लूप के लिए, और ये लिखूंगा मैं ACDA B वेक्टर डॉट DL के लिए। ये मिला के मेरा म्यू नॉट I1 प्लस I2 आ रहा है। यहाँ क्यों लिखा देखो ध्यान से, अब ये क्या आ रहा है देखो, यहाँ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, यहाँ देखो ABC प्लस C2A में देखो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ये इसका पार्ट है ये दोनों, प्लस इसका क्या लिखोगे देखो आप, A to C B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस C D A B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2। यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक C to A जा रहा है, एक A to C है, तो ये मिला के देखो क्या हो रहा है, ABCD आ गया ना। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया हमारा, म्यू नॉट I1 प्लस I2 हो गया। तो म्यू नॉट I1 प्लस I2, यही आंसर दोनों को ऐड कर दिया था मैंने। बात समझ आई, C4 हो गया है, लिख लो इसको। C3 हो ही गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास में C6। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।
गया? Yes, sir. हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में C6। Long solenoid is fabricated by closely winding a wire of diameter 0.5 mm over a cylindrical non-magnetic frame so that the successive turns nearly touch each other. What would be the magnetic field B at the center of the solenoid if it carries current of 2.5 mm? देखो क्या मतलब है इसका। ये सोलेनॉइड है हमारे पास में। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, इस पे जो वायर हमने लिया, मान लो ये वायर मैंने लिया, तो इसका डायमीटर अपने को दिया हुआ है और ऐसे आपस में पास में ऐसे टच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं इसको ब्लैक से बना लेता हूँ। ये भी सेम डायमीटर का एक ही वायर है लेकिन कलर अलग अलग कर रहा हूँ मैं ऐसे, है ना। फिर नेक्स्ट ऐसे बाइंडिंग हो रही है इनकी। तो आप ये देखो कि टोटल लेंथ अगर मैं कहता हूँ इसकी एल है, तो यहाँ एल को क्या लिखोगे, मान लो नंबर ऑफ टन्स एन बनते, जैसे यहाँ 3 बने, मान लो नंबर ऑफ टन, 2 रेड और 1 ब्लैक में है, तो यानी टोटल लेंथ कितनी हुई इसकी 0.5 mm इंटू 3 ना, यानी इसका मतलब 0.5 mm इंटू एन, ये इसकी सोलेनोइड की लेंथ हुई ना। ये बात समझ में मैंने क्या कहा, 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू एन ना, यानी एन बाई एल, ये क्या हो गया स्मॉल एन ना, यानी कितना हो गया, यानी 2000 नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ आ गया। तो म्यू नॉट एन आई इक्वल टू बी, दे रखा सारा आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया मैंने क्या कहा? यस या नो, या आवाज ही नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है सर। आ रही है आ रही सर है ना? आवाज। समझ में आ गया है क्या लिखा मैंने यहाँ? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में C8। Circular loop is kept in that vertical plane which contains the north-south direction। यानी ये जो लूप है ये इस तरह से है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस प्लेन में जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट कैरीज अ करंट दैट इज टुवर्ड्स साउथ एट द टॉपमोस्ट पॉइंट, यानी इसका मतलब है ये इसका एक्सिस है, इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट में, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है।
ठीक है, तो नीचे की साइड किधर होगा? नॉर्थ की साइड में होगा करंट. It carries current that is towards south at the topmost point. Let A be a point on the axis of the circle to the east of it, यानी इस डायरेक्शन में. ये A पॉइंट है, and B a point on the axis to the west of it. The magnetic field due to the loop, तो इधर तो सीधा इधर होगा, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इसका भी इधर ही होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा. तो टुवर्ड्स ईस्ट एट बोथ ए एंड बी, तो सही है. तो ठीक है ना. राइट हैंड थंब रूल से देख लो. राइट हैंड थंब रूल से जो फिंगर्स है वो साइंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट करके थंब मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा. तो कोई भी लूप में आप हमेशा राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो. ओके. तो जिधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे याद रखो. C9. Long, thick, straight conductor of radius r carries current I uniformly distributed in its cross section area. यानी ये तो सॉलिड सिलेंडर हो गया ना, और इसका हम बात कर ही चुके थे. हमने कैविटी के बारे में बात किया था. तो ये लॉन्ग सिलेंडर है, यानी इनफाइनाइट सिलेंडर है. इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसका एक्सिस है. रेडियस इसका दे रखा है आर है, करंट इसमें आई है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. The ratio of energy density of the magnetic field at a distance r/2 from the surface inside the conductor and outside the conductor. यानी ये यहाँ की बात कर रहा है और यहाँ से इसकी भी बात कर रहा है. तो पहले अंदर का बात कर लेते हैं. मान लो 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो B1 निकाल लेते हैं. B1 क्या मिलेगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r स्क्वायर, और ये क्या था? r/2. यही था. ये आया था ना. और B2 इक्वल टू क्या मिलेगा? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r. अब दरअसल जिस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है वैसे ही मैग्नेटिक डेंसिटी होती है. ये मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कैसे फॉर्मूला है. अभी तो ये फॉर्मूला ये लिखना है. बी नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये हो गया म्यू एम, यानी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये क्या हो गया? मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसी वैक्यूम में ही होगा, और किसी अगर मीडियम की बात करें तो बी स्क्वायर बाई 2 म्यू होगा इन मीडियम. बस ये लगा दो फॉर्मूला. तो अंदर का क्या है? B1 तो B नॉट की जगह B1 रख दो. बाहर में क्या है? B2 तो B नॉट की जगह B2 रख दो. उनका रेशियो निकाल लो, वही पूछ रहा हो तो आ जाएगा. ठीक है ना. जैसे कितना दिख ही रहा आपको, क्या कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा. ये भी हो गया, ये भी हो गया. नेक्स्ट है D3. तो C6 वाले क्वेश्चन का एक और बार समझाएंगे क्या सर? वो रेडियस का लेंथ में कैसे लिया करके C6 का सर. मान लो एक, हाँ ये वही बता रहा हूँ मैं. ये स्ट्रिप लिया मैंने, मान लो, है ना. फिर नेक्स्ट स्ट्रिप लिया मैंने, नेक्स्ट स्ट्रिप लिया, मान लो नेक्स्ट स्ट्रिप लिया. मान लो इसकी लेंथ x है, इसकी विड्थ x है, इसकी भी विड्थ है. दोनों इन चारों के मिला के कितनी विड्थ हुई है? 4x. ये भी ना 4x. हाँ सर. तो वो कह रहा है कि जो वायर है, तो ऐसा समझो कि ये मान लो ये डायमीटर है उसका. तो 4 स्ट्रिप का डायमीटर कितना हो गया? 4 इंटू डी हो गया ना. मतलब ये लेंथ हो गई ना, एक का डायमीटर डी है. तो टोटल अगर मैं कहता हूँ कि मान लो n है, तो n इंटू डी करोगे ना आप. अच्छा हाँ सर, समझा अभी.
समझ में आया ना? सो थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन दिखाइए ना एक बार, C8। देखा तो हाँ सर, हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में D3। D3 में क्या कह रहा है? टू पार्टिकल्स X and Y हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल चार्जेस है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, एंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ्स ऑफ रेडियस R1 and R2। तो मासेस का रेशियो बताना है। तो ये तो हो गया सीधा सीधा QV इक्वल टू हाफ M1 V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ M2 V2 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेट कराया तो इनिशियल एनर्जी उसकी क्या थी? एक तरह से जीरो ही थी। मतलब ऐसा है, देखो अगर ये A पॉइंट है, B है, और इसका यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल V भी है, और Q चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी की जीरो है, इसको एक्सेलरेट कराया, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो हम लोग जैसे यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इसकी स्पीड हो गई, मान लेते हैं V1। तो एनर्जी कंजर्व करवा दो आप यहाँ। तो क्या लिखोगे? Q इंटू V प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, ये इनिशियल पोटेंशियल है, Q इंटू वी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो Q इंटू वी है प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल Q इंटू वी बी प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 का होल स्क्वायर, यानी Q वी ए माइनस वी बी, जो कि इसने दिया Q वी, और ये इक्वल टू मैंने लिखा हाफ M1 V1 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू वी इक्वल टू P1 का होल स्क्वायर बाई 2M1 इक्वल टू P2 का होल स्क्वायर बाई 2M2, यानी P1 इक्वल टू आ गया 2QVM1 और P2 इक्वल टू आ गया 2QVM2 का स्क्वायर रूट। ओके, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, सर्कुलर पाथ में घूमने लगा क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो QVB इक्वल टू MV स्क्वायर बाई R होता है। R इक्वल टू जाएगा MV बाई QB, यानी R1 इक्वल टू लिखेंगे P1 बाई QB और R2 इक्वल टू लिखेंगे P2 क्योंकि MV क्या होता है? मोमेंटम। तो QB, तो R1 बाई R2 इक्वल टू क्या गया? P1 बाई P2 इक्वल टू, रेशियो निकाल लेते हैं, तो यह जाएगा रूट M1 बाई M2। हमें क्या चाहिए? तो M1 बाई M2 इक्वल टू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। यही आंसर है, लिख लीजिए। B6।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में D6। सर एक बार वो Q into VA minus VB से दिखाइए बस। लिखो। लिख लिया? हाँ सर। प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। प्रोटॉन बीम इधर से इधर जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बीम वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। हमें फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कैसे लगेगा। द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोटॉन बीम, अवे फ्रॉम द प्रोटॉन बीम, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम। द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम किधर डिफ्लेक्ट होगा ये बताना है। तो चलो देख, अगर मैं कोई एक इसका मान लो ये चार्ज लेता हूँ और एक इसका ये चार्ज लेता हूँ, है ना, तो एक प्लस ई है और एक माइनस ई है चार्ज है। पहले इन दोनों का समझ लेते हैं। ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं v1 स्पीड से, और ये इधर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं v2 स्पीड से। ओके, अब यहाँ देखो, पहली बात, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ है ही। ओके, अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं इस v1 की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा। यानी इस v1, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है, इस प्रोटॉन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन पर अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ है। इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड में, तो v क्रॉस b किधर है, नीचे की साइड में। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसको ये फोर्स भी किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी उधर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स भी उधर ही लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में तो अट्रैक्शन ही होगा। इसका मतलब ये किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ये टुवर्ड्स प्रोटॉन बीम हो रही है। यही एक्सप्लेनेशन था इसका। आगे बात समझ में भाई, बात समझ में आई तो आगे की बात करें। मेरी आवाज ही नहीं जा रही इसका, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। आ रही है सर। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। क्या हो गया, ज्यादा खाना खा लिया क्या आज, नींद आ रही है? क्यों? तो चलो, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में अर्थ मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैंने साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर सब पढ़ा दिया, तो सीधा बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म को लेकर। चलिए,
अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को 3 एलिमेंट से हम लोग डिफाइन करते हैं। ओके, और अच्छा ये भी है कि यहाँ जो अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या होता है कि उसमें निकल भी है, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, सब है। तो क्या होगा कि अर्थ घूम रहा है, सन के चारों ओर भी घूम रहा है, अपने एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है। तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, एक ऐसा ऑटोमेटिकली फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा लगता है जैसे कि बार मैग्नेट अंदर रखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बार मैग्नेट नहीं है। मैं भी क्वेश्चन करने के लिए बार मैग्नेट ही अज्यूम करूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मतलब बार मैग्नेट पूरा एकदम क्यूबॉइड फॉर्म में वहां बना के रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन करने के लिए हम लोग ऐसा मानेंगे, अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो दरअसल इसके 3 एलिमेंट है, पहले वो लिख लेते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिज्म हैज, यानी इट हैज 3 एलिमेंट्स। कौन कौन सा है? पहला है डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मतलब एंगल। अब ये नहीं पूछना है सर कि क्या है, मतलब बोला है ना, अभी लिखूंगा फिर भी समझाऊंगा, है ना। कई बार बच्चा क्या, एक बार मैं लिख देता हूँ डिक्लिनेशन, बोले सर क्या होता है डिक्लिनेशन, बताएंगे अभी। अब तो भी तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आपको डायग्राम बना के भी दिखाएंगे क्या होता है ये। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या होता है सब अभी बताएंगे। दूसरा एंगल ऑफ डिप, यानी एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप होता है। तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। मैग्नेटिक मेरिडियन it is a plane in which magnetic field and magnetic axis lie. Next, geographical meridian क्या है? It is a plane, है ना, it is a plane in which geographical axis lie, ठीक है। It is a plane in which geographical axis and a point
on the earth surface where it is a plane in which geographical axis and a point on the earth surface lies where Earth's magnetic field is found. ठीक है, यह is calculated ज़्यादा अच्छा रहेगा. हाँ, तो पहले लिख लो फिर समझाते हैं आपको. अभी तो लिख लिया मैंने पहले से. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ लिख लिया ना भाई? हाँ सर। अब जैसे देखोगे आप, ये अर्थ है, और इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस ये है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, और जो मैग्नेट है उसको मैं एक तरह से बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ. इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका, ये जो एंगल है ना, ये लगभग आता है 11.5 डिग्री इस एक्सिस के साथ, यानी इसका जो एक्सिस एंगल बना रहे हैं ये मैग्नेटिक एक्सिस है. ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है.
ये ज्योग्राफिकल साउथ सॉरी नॉर्थ इधर है, और ज्योग्राफिकल साउथ इधर है। अब यहाँ क्या होता है दरअसल, यहाँ लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ इधर होता है और यहाँ मैग्नेटिक साउथ होता है। तो जिधर ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, नो मैग्नेटिक साउथ होता है। और ये इसका एक्सिस है और ये इसका ग्रेटेस्ट सर्कल जो है, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन इधर होगा इसके, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर इधर है, यहाँ मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ है, ठीक है। यानी जो प्लेन है उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको मैंने ऐसे डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ मैं, ठीक। तो अब यहाँ क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, क्योंकि इसको बाहर मैग्नेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है ना, और यहाँ से देखेंगे तो यह पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसका देखेंगे हम लोग यहाँ, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल होगा पूरी तरह ऐसा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के चारों ओर है, ओके। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पूरी तरह से, यानी और पोल पर जाएंगे यहाँ भी हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना, और पोल पर पूरी तरह से वर्टिकल है। तो ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये प्लेन है, और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा। ये जो थीटा मैं बोल रहा हूँ ये दरअसल डिक्लिनेशन ये वाला है, ठीक है, ये डिक्लिनेशन है। यानी एक हमारे पास में मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है ना, यानी ये क्या है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल है। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसको मैंने यहाँ बना लिया ऐसा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लो किसी पॉइंट पर इस तरह से है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल फाई है, और इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है BH, और ये हमारे पास में हो गया BV। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। यानी जो फाई एंगल हमारे पास में यहाँ, ये फाई है एंगल ऑफ डिप, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। यानी आप यहाँ देखो BV बाई BH, और ये इक्वल टू क्या है, tan फाई, है ना, और BH इक्वल टू क्या है यहाँ, B cos फाई, BV इक्वल टू क्या है यहाँ, B sin फाई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी लिख लो। सर एक बार डायग्राम दिखाइए ना।
अब यहाँ देखो, जब यहाँ आएंगे हम लोग तो आप देखोगे जो बी होगा ना, वो बी एच के इक्वल होगा, और फाई क्या हो जाएगा इस केस में, 0 आ जाएगा, 0 मिलेगा, बी इक्वल टू बी एच मिलेगा, फाई इक्वल टू 0 मिलेगा, बी बी इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन जब यहाँ जाएंगे तो आप देखो यहाँ बी इक्वल टू बी भी मिलेगा जब यहाँ जाएंगे, है ना। और वैसे कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों को। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप in a vertical plane making an angle alpha with the magnetic meridian। मतलब क्या हुआ, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और एक प्लेन है जिसके साथ में एंगल बना रहा है एंगल अल्फा। तो इसमें ये हमारे पास में ये जो दिया है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसके साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बना रहा है ये तो फाई है ना। हमें एंगल ऑफ डिप चाहिए वर्टिकल प्लेन में, उस वाले प्लेन में। तो ये तो बी है, तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर क्या मिलेगा अपने को, वो बी एच होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा बी वी। तो आप यह देखो कि उस प्लेन के लिए भी, यानी जो वर्टिकल प्लेन मैंने चूज किया उधर, उस प्लेन के लिए भी बी वी तो वही रहेगा क्योंकि उस प्लेन में भी लाई कर रहा है। तो लेकिन बी एच उस प्लेन में क्या हो जाएगा, बी एच यहाँ इस प्लेन में बी एच हो जाएगा बी एच कॉस अल्फा। यानी उस प्लेन की अगर मैं बात करूं वर्टिकल प्लेन की, ये वर्टिकल प्लेन मैंने यहाँ ले लिया, तो इसमें बी वी तो है उस मैग्नेटिक फील्ड का, और ये कंपोनेंट इधर क्या हो गया लेकिन बी एच कॉस अल्फा। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो क्या हुआ, एक तरह से ये बी डैश हो गया। तो ये जो एंगल है ना यहाँ फाई डैश, उसकी बात कर रहा है।
उस एंगल की कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप यानी वो फाई डैश क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में tan फाई डैश इक्वल टू बी वी बाई बी एच कॉस अल्फा, और हमें मालूम ही है कि tan फाई इक्वल टू क्या है यहाँ बी वी बाई बी एच है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया है tan फाई बाई कॉस अल्फा। लेकिन हमें मालूम है सिंस अल्फा ग्रेटर देन 0 है तो कॉस अल्फा क्या होगा लेस देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा 1 होगा। अगर ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan फाई डैश ग्रेटर देन tan फाई होगा, यानी फाई डैश ग्रेटर देन क्या होगा फाई। तो उस केस में यानी उस वर्टिकल प्लेन में ऑफ डिप है वो क्या मिलेगा आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना। इसको अपरेंट एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं। हरी बात में यहाँ फाई डैश क्या है अपरेंट एंगल ऑफ डिप भी है। अब दरअसल ये क्वेश्चन पहले मेंस में आते थे, खैर अब आते नहीं है, लेकिन जैसे इस तरह के क्वेश्चन जैसे MSCT हुआ या बिट सेट हुआ उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए बता दिया मैंने, बना लीजिए इसको। लिख लिया है? नहीं सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ। If phi 1 and phi 2 be the angles of dip into vertical planes at right angles to each other and phi is the true angle of dip, show that cot square phi equal to cot square phi 1 plus cot square phi 2। क्वेश्चन
हो गया? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। है ना? ये हमारे पास में 3 प्लेन मैंने बनाए हुए हैं। मेरिडियन ने ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, दोनों वर्टिकल प्लेन है ना? मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको पहले। तो टॉप व्यू अगर आप देखते हो तो ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो ये एक प्लेन इधर है और ये इसके परपेंडिकुलर मैंने लिया ऐसा, तो इनके बीच में जो एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल मैंने मान लिया कि अल्फा है। सीधी सी बात है कि एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। तो इसमें आप देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो इसका कंपोनेंट इधर BH तो होगा ही ना, और वर्टिकल कंपोनेंट तो तीनों के लिए सेम ही रहेगा। बस ये कि इसका ये BH का एक कंपोनेंट होगा BH cos अल्फा और इसका एक क्या हो जाएगा BH sin अल्फा। ये समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? तो अगर मैं φ1 की बात करूँ यानी tan φ1, तो tan φ1 क्या मिलेगा मुझे? BV बाई BH cos अल्फा होगा कि नहीं होगा? और tan φ2 इक्वल टू क्या मिलेगा? BV बाई BH sin अल्फा होगा कि नहीं होगा? ये लॉजिक समझ में आ रहा कैसे बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो BH है, क्योंकि ये एंगल हमने अल्फा लिया हुआ है, तो इसका एक कंपोनेंट कितना गया इधर BH cos अल्फा ना, और उसी का एक कंपोनेंट क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो रहेगा BH sin अल्फा। तो इसमें देखो BV तो दोनों के लिए सेम ही है, तो इसके लिए अगर मैं जाऊंगा तो ये जो एंगल मिल रहा है इसमें, ये क्या है इसके लिए प्लेन टू के लिए φ2 होगा ना। ये क्या लिखोगे आप? यही तो लिखोगे ना ऐसा है तो। भाई समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या करो आप इसको cos अल्फा इक्वल टू हो गया BV बाई BH, और इसको क्या लिखेंगे cot φ1 लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे sin अल्फा इक्वल टू BV बाई BH cot φ2। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा BV बाई BH cot φ1 का होल स्क्वायर BV बाई BH cot φ2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 हो गया, और इधर आओ देखो आप इसको क्या लिख सकते हो BH बाई BV का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया cot स्क्वायर φ1 प्लस cot स्क्वायर φ2। और ये देखा जाए तो क्या है, क्योंकि हमारे पास में भाई यहाँ अगर आप देखोगे तो ये क्या है दरअसल ये cot स्क्वायर फाई तो है, क्योंकि BV बाई BH क्या होता है tan फाई होता है, तो ये प्रूव हो गया ना। तो ये लिख लीजिए, ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये तो हो गया।
तो एक लेक्चर में वो भी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आप इसका एक्सरसाइज 1 कर लो, बट मैग्नेटिक मटेरियल्स को छोड़ के सारा कर लो, सब हो गया क्योंकि क्योंकि ये कितना हो गया हमारे पास में 1 हो गया। लिख लिया? 1 मिनट सर। हाँ सर, लिख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास में मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जैसे ही कंप्लीट होगा आपके एनसीईआरटी के 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी का भी करना है फिर होमवर्क। मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ही मैग्नेटिक मटेरियल्स को का क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। इसको जनरली H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या हो, देखो लग ही रहा है कि एक ऐसा फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं जिसमें जब हम लोग किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो a field in which a specimen of magnetic material gets magnetized is called magnetizing field. Okay,
ratio of magnetizing field to the permeability of vacuum is called magnetizing field intensity. मतलब H इक्वल टू B नॉट बाई म्यू नॉट या B बाई म्यू भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ जो B मैंने लिया है वो वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड है और म्यू नॉट परमेबिलिटी है इन वैक्यूम, और B क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है स्पेसिमेन में, और म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है। ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब ये भी है यहाँ कि इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। देखो कैसे, अभी लिखवाता हूँ मैं आपको। मान लो जैसे कि ये सोलिनॉइड है, और ये लॉन्ग सोलिनॉइड है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है, ओके। तो यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नॉट है, तो जाएगा म्यू नॉट एन आई, तो यानी एच यहाँ हो जाएगा बी नॉट बाई म्यू नॉट इक्वल टू एन आई। यानी किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर और इलेक्ट्रिक करंट पर, यानी ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, वो यहाँ से लिखेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं पर यूनिट लेंथ, लेकिन एम्पियर, यानी एम्पियर पर मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ओके, लिख लो। अच्छा, इसको ऐसे भी जैसे लिखा ना मैंने, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन या इनसाइड द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये लॉन्ग सोलेनॉइड है हमारे पास में।
मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही है। हाँ सर। एक मिनट। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको मैं यहाँ आई से डिनोट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में इसको कैपिटल एम से डिनोट किया गया है, क्योंकि मैं कैपिटल एम को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरली लेता हूँ, इसलिए मैं इसको आई को ले रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिख लिया भाई सबने ऊपर का? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। When a magnetic material is placed in magnetizing field, then it gets magnetized. तो जब ये मैग्नेटाइज होता है तो इसमें क्या होगा, इस मटेरियल में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा एक तरह से, ठीक है। एंड इट इज, मतलब आई की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज डिफाइंड एज induced magnetic dipole moment, induced एक मिनट, induced net magnetic dipole moment per unit volume of the specimen। मतलब आई को कैसे डिफाइन किया है, आई वेक्टर इक्वल टू होगा एम नेट वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं, मान लो जैसे बार मैग्नेट है, मान लो तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, यानी ये माइनस एम होता है, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम होता है, और ये टोटल जो डिस्टेंस दोनों पोल की 12 लेते हैं। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कि मान लो एस नॉट है, इसका वॉल्यूम ही आ जाएगा। इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इधर की तरफ है, यानी इसके केस में अगर आई की बात करूंगा तो एम बाई
ये हो जाएगा 2L इंटू एस नोट। जहाँ एम को क्या लिखेंगे, एम इंटू 2L, जहाँ एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, पॉल स्ट्रेंथ है, 2L एस नोट। तो ये हो गया एम बाई एस नोट। अब ये बात किया जाए कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है, क्या हो जाएगा, देखो पॉल स्ट्रेंथ का यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ से तो मैं यहाँ से आपको रिलेट करना सिखाता हूँ। देखो पॉल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट होगा, क्योंकि हमें मालूम है एम का क्या लिखोगे आप, NIA, ये हो जाएगा m इंटू 2L। अब यहाँ नंबर ऑफ टन्स n है, इसका तो होता नहीं, आई का क्या है, एम्पियर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर m का हो गया, यहाँ इसका मीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पॉल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर इंटू मीटर। तो एम्पियर मीटर, नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब इसकी यूनिट हो गई एम्पियर पर मीटर, यानी इसकी यूनिट। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, दोनों की सेम होती है। देख लो आप, दोनों की यूनिट क्या है, यहाँ सेम है। जो H हमने लिया उसकी यूनिट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। ये भी तो पूछ लिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, देख लो इसको। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी का बच्चा नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ मैं, पहले ये टॉपिक ही करेंगे। लेकिन आप लोग एक्सरसाइज 1 कर लो, एक्सरसाइज 1 करके एक्सरसाइज 3 कर लो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। सर इसमें एस नॉट है। अभी क्लियर है? हाँ सर। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। चलिए फिर होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, बाय बाय। लिखना है भी किसी को? भाई हो गया ना? हाँ सर। हाँ।